नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉम्पैक्शन सॉइल्स में किस तरीके से होता है। कितने हमने देखो 2 टाइप की सॉइल्स पढ़ी थी। कैसी? मेजरली हम उन्हें बोल सकते हैं कोहेसिव सॉइल्स एंड कोहेशन लेस सॉइल, है ना। कोहेसिव सॉइल्स कौन सी होती हैं? जो कि आपकी क्ले हो गई, है ना, सिल्ट हो गई, है। और कोहेशन लेस कौन सी होती है? मोस्टली सैंड, है ना। यही 2 टाइप की सॉइल्स हमको मेजरली देखने को मिलती हैं। अब इन दोनों टाइप की सॉइल्स का अलग अलग तरीके से कॉम्पैक्शन किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जो आपको पता है सैंड के बारे में, है ना। पहला कोहेशन लेस सॉइल अगर हम देख रहे हैं, कोहेशन लेस सॉइल में आप बात करो फॉर एग्जांपल सैंड। सैंड आपको पता है अगर सैंड को कॉम्पैक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? उसको वाइब्रेट करना होगा। सैंड का कॉम्पैक्शन होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, और कोई तरीका नहीं है इसको कॉम्पैक्ट करने का। तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे सैंड के ऊपर वो होगा एज अ वाइब्रेटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब सैंड में एक चीज़ हमको मिलती है दैट इज़ बल्किंग ऑफ सैंड। अब ये बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है ये एक बार समझ लो, फिर आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो देखो यहाँ देखो, बल्किंग ऑफ सैंड, आपके पास जो सैंड है, सैंड मॉलिक्यूल्स मान लो, ठीक है। जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो, पानी धीरे धीरे वाटर का परसेंटेज इंक्रीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप जब उसमें वाटर डाल रहे हो तो होता क्या है, वाटर भी है अभी और सैंड में एयर भी है। तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर होता है जहाँ पे क्या होता है कि ये देखो, ये तो हो गए आपके क्या सैंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो सैंड मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में भर गया ये क्या? पानी, दिस इज़ वाटर, ठीक है। अब आपने देखा हुआ है कि कहीं भी वाटर किसी भी सरफेस से अटैच होता है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स लगता है ना। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है? इट एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में अवे लग रहा होगा फ्रॉम द वाटर, और क्योंकि ये वाटर अटैच है किससे? सॉलिड से। सॉलिड्स मतलब आपके सॉइल के सॉलिड्स, तो उनसे अटैच है। तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है आपको ये दिख रहा है अवे फ्रॉम द सॉलिड्स, ठीक है। अब सरफेस टेंशन आपका अवे फ्रॉम द सॉलिड है, मतलब ये 2 पार्टिकल्स मैंने उठाए, इन दोनों का जो सरफेस टेंशन है वो एक दूसरे की तरफ है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये करने की कोशिश कर रहा है कि दोनों पार्टिकल्स पास आ जाएं, है ना। अब बात हम कर रहे हैं बल्किंग की। बल्किंग में तो यही होता है ना कि पार्टिकल्स सैंड के दूर दूर जाते हैं जिससे कि सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये बल्किंग होती है। अब यहाँ पे इस परसेंटेज पे हो क्या रहा है कि सॉइल मॉलिक्यूल्स पास आना चाहते हैं। अब पास आना तो चाहते हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि इसके बीच में है पानी, वाटर, वो नहीं आने दे रहा, पानी फिल्ड है ना। तो इस तरीके से वो ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे बात हो रही है। अगर पानी का परसेंटेज इससे कम ज़्यादा करोगे तो बल्किंग नहीं दिखाई देती आपको। अभी हम लोग देखेंगे कितने परसेंटेज पे ऑलमोस्ट ये बल्किंग आपको शो होती है। सैंड का वॉल्यूम एक्चुअल से ज़्यादा इंक्रीज्ड दिखता है। तो अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है, due to surface tension effect, soil particles have tendency to come closer, but due to water between, they can't. So one solid's position with another is fixed. अब क्योंकि आ ही नहीं सकते पास में, तो एक सॉलिड की दूसरे सॉलिड से फिक्स हो गई ना पोजीशन, पास आ नहीं पा रहा, बीच में वाटर है। तो ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, अभी बात हमने सिर्फ 2 की ही करी, ऐसे ही कई सारे होंगे इस तरीके से। अब ये क्या है, ये इसकी तरफ भी फोर्स लगा रहा होगा, इनके बीच में भी पानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करता क्या है, एक हनी कोम स्ट्रक्चर बना लेता है। सॉइल मॉलिक्यूल्स एट बल्किंग स्टेज हनी कोम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। अब ये हनी कोम स्ट्रक्चर्स में इसके चारों तरफ एयर होगी, है ना, और बीच इनके, अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो इनके बीच बीच में वाटर फिल्ड होगा, जो कि क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन इफेक्ट दे रहा है। बट इसके अलावा बीच में क्या हो गई, एयर ट्रैप हो गई, है ना।
ये एक्स्ट्रा ट्रैप्ड एयर है जिसकी वजह से अब ये कहीं निकल नहीं सकती इधर उधर, ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे फिर से एयर ट्रैप्ड है, तो ये चक्कर क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ आसपास भी एयर है, बीच में भी एयर है, पानी तो सिर्फ यहाँ है, परसेंटेज उसका अमाउंट में लिमिटेड अमाउंट डाला है ना, तो पानी से मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर जो है आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए हैं सरफेस टेंशन की वजह से, और लार्जर एयर वॉइड्स बन जाते हैं इनके बीच में। अब क्योंकि एयर वॉइड्स लार्जर हैं, इनकी वजह से आपको क्या बल्किंग दिखाई देती है, वॉल्यूम इंक्रीज्ड दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं सॉइल के मॉलिक्यूल्स, यानी सॉइल हमारी स्पेसिफिक सैंड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। अच्छा, तो अब मैं अगर बात करूँ कि ये कौन सी स्टेज है, कहाँ पे बल्किंग आ रही है, तो अगर कोहेशनलेस सॉइल्स का कॉम्पैक्शन कर्व की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखता है। कॉम्पैक्शन कर्व आप ड्रॉ करते हो गामा डी और डब्ल्यू के बीच में। डब्ल्यू क्या, वाटर कंटेंट, जितना पानी डाल रहे हो उस हिसाब से क्या ड्राई डेंसिटी सॉइल की कितनी है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि ये शुरू में देखो ज़्यादा है, 4 to 5% पे क्या होता है आपका ड्राई डेंसिटी सबसे कम होती है ना। ड्राई डेंसिटी सबसे कम होने का मतलब, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, वेट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ देख रहे हो आप 4 to 5% पे क्या हो रहा है, डेंसिटी सबसे कम है। सबसे कम होने का मतलब फिर उसके बाद दोबारा ड्राई डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। देखो शुरू में ड्राई डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी डालते जाओ, फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है, यहाँ पे मिनिमम होती है और फिर इंक्रीज़ करने लगती है, और उसके बाद जो है एक टॉप आता है, उसके बाद फिर से रिड्यूस करने लगती है, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता, इतना नहीं रिड्यूस करती है जितना यहाँ पे आपको मिनिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाती है। दैट मीन्स एंड व्हेन द ड्राई डेंसिटी विल बी मिनिमम, जब आप क्या कर रहे होगे, वॉल्यूम बढ़ा रहे होगे। तो 4 to 5% ऑफ वाटर किसी भी सैंड में अगर आप डालते हो तो क्या होता है, उस टाइम पे वॉल्यूम उस सैंड का सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी उस सैंड की सबसे कम मिलती है। यही कारण है कि आप जो है अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर इसकी वॉल्यूम कम है ना, वॉल्यूम ज़्यादा है, ड्राई डेंसिटी कम हो रही है, इसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर्स उठाते हैं। मेनली क्या हो रहा है, बल्किंग कर रहे हैं, सैंड की का वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं, तो इसीलिए अगर ट्रक्स में बाय वॉल्यूम सैंड जा रहा है तो फिर जो भी कस्टमर है उसको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने बाय वॉल्यूम अगर भेजी है तो वो कम सैंड ही भेजी होगी, बिकॉज दे आर एडिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, तो क्या हम ड्राई सैंड खरीद सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से? तो ड्राई सैंड भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि चाहे आप सैंड को कितना भी कवर करके रख लो, कितना भी उसको प्रोटेक्टेड उसमें ट्रैवल कराओ, तो भी क्या होगा कि सैंड के पार्टिकल्स उड़ते हैं, ड्राई है ना इसलिए। तो आपको उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर तो डालना ही होता है कि सैंड विद इन ट्रांसपोर्टेशन उड़े ना, ठीक है। तो आप पानी तो डालोगे, लेकिन आप इसमें एक काम कर सकते हो कि आप बाय वेट सैंड खरीदो, है ना। तो मोस्टली बाय वेट ही सैंड को खरीदना प्रेफर करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अच्छा, जब लार्ज अमाउंट में होता है, छोटे मोटे घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए तो बाय वॉल्यूम ही आता है, लेकिन लार्ज अमाउंट पे ट्रक्स बाय ट्रक्स जो है, वेट बाय वेट जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो ये आपकी थ्योरी होगी किसकी, कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेशनलेस सॉइल्स की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल्स। बात हो गई कोहेशनलेस की, अब हम लोग टॉक करेंगे अबाउट कोहेसिव सॉइल्स। कोहेसिव सॉइल्स कौन सी होती हैं? वो जिनके की सॉइल पार्टिकल्स आपस में कोहेशन फोर्स की वजह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक, जैसे कि क्ले हो गया आपका। अब क्ले में अच्छा, आप करते क्या हो कोहेसिव सॉइल्स के कॉम्पैक्शन में, आपको मिलता है एक फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ऐसे रैंडम वे में आपस में कनेक्टेड होते हैं, कोई भी रैंडम वे, इसको आप बोलते हो फ्लॉक्यूलेटेड। अब फ्लॉक्यूलेटेड में आपका क्या होता है, इस कंडीशन में वॉइड रेशियो जो है आपको ज़्यादा मिलता है। वॉइड रेशियो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो वॉइड का वॉल्यूम ज़्यादा है,
वॉइड का वॉल्यूम ज़्यादा है किस केस में, फ्लॉक्यूलेटेड में। जैसे देखा गया है, जैसे ही आप इसको डिस्पर्स्ड करते हो, मतलब पानी ऐड करते जाते हो, है ना, कॉम्पैक्शन में यही हो रहा है। डिस्पर्स का मतलब आपने ये देखा होगा कि जो क्ले होती है, कभी भी देखना ध्यान से अगर मौका मिले, तो जो क्ले सॉइल होती है वो जब उसमें पानी का कंटेंट कम है, तो वो बहुत स्टिफ और उसका वॉल्यूम भी आपको ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे ही उसको एक बकेट में रखो और उस पर पानी डालो धीरे धीरे, तो वो जो क्ले है वो अपने आप सेटल डाउन होने लगती है और फ्लैट होने लगती है, और आपको वो जो फ्लैटेड वॉल्यूम होगा उसके एक्चुअल वॉल्यूम से कम दिखेगा। तो आपने क्या किया, उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कर दिया और ये अरेंज हो गए सब इस तरीके से। इसको बोलते हो आप डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। और इसमें वॉइड रेशो होता है कम। काम आपको यही करना है, वॉइड रेशो कम करना है, कॉम्पैक्शन में वॉइड कम करने हैं। तो अब कोहेसिव सॉइल्स का कॉम्पैक्शन किस तरीके से होता है? कोहेसिव सॉइल्स का कॉम्पैक्शन करने के लिए आप वाइब्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते। वाइब्रेशन में तो भाई इनमें सारा जो इनका पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। वाइब्रेशन नहीं होता है यहाँ पे। वाइब्रेशन सैंड्स के केस में, कोहेशन लेस के केस में होता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको प्रेशर लगा के इस पे काम करना होता है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ये फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर टूटेगा और डिस्पर्स्ड में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर को तोड़ना ज़रूरी होता है क्ले के केस में। आप ये भी बोल सकते हो, मतलब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि देखो ये रैंडम वे में अरेंज्ड हैं तो इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी हो रही है, दैट मीन स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आप क्यों इसको तोड़ के इस तरीके से बनाना चाह रहे हो? तो ऐसा इसलिए है कि इन फ्यूचर कभी बहुत ज़्यादा लोड आ गया, है ना, हमने मान लो ऐसे ही छोड़ दिया इसको इंटरलॉकिंग के चक्कर में, तो इन फ्यूचर अगर ज़्यादा लोड आ गया तो पता है एक्स्ट्रा लोड की वजह से क्या करेगा, ये खुद को डिस्पर्स्ड बना लेगा। डिस्पर्स बना लेगा मतलब वॉइड रेशो कम हो, मतलब वॉल्यूम इसने डिक्रीज़ कर दिया। तो वो करने से अच्छा हम पहले ही कर दें ना, तब जाके ये काम सही हो जाएगा, तब जाके हमारी बिल्डिंग आगे चल के फेल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये वाली थ्योरी लगती है, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप जितना एरिया देखो, जितना आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे उतना आपका एरिया रिड्यूस होगा। तो इस पे आपका काम क्या है, प्रेशर को इंक्रीज़ करना है इसके ऊपर, ना कि वाइब्रेशन करना है। प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए आप इसमें डिफरेंट टाइप के रोलर्स यूज़ करते हो। मेनली आप शीप फुटेड रोलर का यूज़ करोगे, शीप फुटेड रोलर। इसमें क्या होता है, अब ये बुलडोज़र पे जो आगे रोलर लगे होते हैं ना, उसमें एक रबर के कुछ इस तरीके से आपका इंडेंटेशंस होती हैं, ठीक है। जब इस पे चलती है सॉइल, इस पे जब सॉइल पे चलाया जाता है इस तरीके से, तो ये अपने इम्प्रेशन छोड़ती है। प्रेशर आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। तो प्रेशर से क्या करता है, ये सॉइल को डिस्पर्स बना रहा होता है और नॉर्मली अरेंज कर देता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्टोरी ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल्स एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेशन लेस सॉइल्स। जो टॉपिक्स इनके बीच में आने थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोग को भी क्लियर हो। वील मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।